जय श्री कृष्ण बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और ये चैप्टर का टाइटल क्या है? ये चैप्टर का टाइटल है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जब आप ये देखो, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अपनी धरती के बारे में, यानी कि हम अर्थ के बारे में जानेंगे, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स भी कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अपार्ट फ्रॉम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेराइट्स। अब ये देखो बच्चों कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये प्लैनेट्स तो कंसिस्ट करता ही करता है, बट इसके साथ साथ वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज भी और एस्ट्रॉइड्स और मेटेराइट्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से? ये देखो, हम अभी एक एक करके दोबारा गिनते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 हमारे क्या है? ये 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और इन प्लैनेट्स के साथ साथ एक चीज मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि 2006 से पहले, ठीक है, ये जो प्लूटो होता था, प्लूटो को भी हम प्लैनेट मानते थे, लेकिन इन द ईयर 2006 प्लूटो को हमने क्या किया? प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। हमने बोला कि हम इसको प्लैनेट नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों ने जाना इसमें कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये क्या क्या इंक्लूड करता है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स भी कौन कौन से? जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसके साथ साथ वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेराइट्स। सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी? जैसे कि मून्स वगैरह, सैटेलाइट्स, ये जो होती हैं ये सारी भी। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों देखो हमने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं हमारे इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है स्टार्स की। स्टार्स के बारे में, स्टार्स की क्या डेफिनेशन है? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स की डेफिनेशन चलो पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, द सन ड्यूरिंग द डे टाइम and the twinkling objects that we see at night are called stars। मतलब कि देखो बच्चों, जो डे टाइम में, मतलब जब दिन होता है उस समय हमें कौन सा स्टार दिखता है? उस समय सिर्फ एक ही स्टार हम देखते हैं, वो क्या है? सन। सन भी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार। ठीक है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो कि हमें डे टाइम में दिखता है। और रात जब होती है, जब अंधेरा हो जाता है, जब कहते हैं ना सूरज डूब जाता है, उसके बाद हम आसमान में देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या दिखता है? ढेर सारे तारे दिखते हैं ना, टिमटिमाते हुए, चमकते हुए आसमान में। तो वो जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स। ये देखो मैंने साथ में इधर फिगर भी इनकी दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब अगली डेफिनेशन वो क्या है? वो है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, पहले अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई
The sun, the moon, and millions of bright objects are called celestial bodies. They seem to be hanging from the space which the ancients called heaven. अब ये देखो, सेलेशियल बॉडीज क्या होती हैं? सेलेशियल बॉडीज वो सारी बॉडीज होती हैं जो हमें स्पेस में दिखाई देती हैं, चाहे वो सन हो या मून हो या मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हम आसमान में देखते हैं टिमटिमाते हुए, इतने ज्यादा स्टार्स जो ग्लो कर रहे हैं, कुछ टिमटिमा भी रहे हैं, कुछ ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, वो सारी चीजें, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेशियल बॉडीज। ठीक है। और आपको पता है बच्चों, पुराने जमाने में इन्हीं सेलेशियल बॉडीज के बारे में कुछ लोग कहते थे कि ये सारी है हैंगिंग्स, जो आसमान में लटकी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो कि देवी देवताओं ने लटकाई हुई हैं, और ये सब क्या है? एक तरह का स्वर्ग है ऊपर आसमान में। ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते थे? स्वर्ग, हेवन। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है आपकी यूनिवर्स की। अब देखो यूनिवर्स क्या है। अब हम यूनिवर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, डस्ट और गैसेस। सन इज अ वेरी बिग स्टार। Planets do not have their own heat or light. They are lit by the light of stars. All these heavenly bodies form the universe. अब देखो बच्चों, यूनिवर्स का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्स में देखो सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, चाहे वो स्टार्स हो, ठीक है, या फिर वो प्लैनेट्स हो, या फिर उनकी डस्ट हो जैसे एस्ट्रॉइड्स, गैसेस वगैरह, ये सब चीजें, ये पूरी की पूरी एक साथ जो है ये क्या कंसिस्ट करेंगी? यूनिवर्स। और देखो ये जो सूरज है हमारा, सन जो है, इट इज अ वेरी बिग स्टार, ठीक। और ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की खुद की तो हीट होती नहीं है, ना ही वो लाइट होती है, वो बेसिकली किसकी लाइट से चमचमाते हैं? उनके अंदर चमक कहाँ से आती है? वो आती है डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स जो स्टार्स से एमिट होती है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जो सारी हेवनली बॉडीज हैं, ऑल दीज हेवनली बॉडीज, जैसे कि प्लैनेट, सन, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ये जो स्टार्स वगैरह, ये सब क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं यूनिवर्स कलेक्टिवली। ठीक है। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। जब हम इन सब को एक साथ ले लें एक ही जगह पे, तो वो क्या फॉर्मेशन होगी? यूनिवर्स की। ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? अब गैलेक्सी अब हम जानेंगे। अब ये देखो गैलेक्सी के बारे में, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स। इट हैज मिलियंस ऑफ स्टार्स वेरी क्लोज टू वन अनदर। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब गैलेक्सी देखो क्या हुई बच्चों, गैलेक्सी का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा सिस्टम है स्टार्स का, जो एक ही गैलेक्सी में कई बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें हमारी कौन सी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है। तो ये हमारी गैलेक्सी है जिधर हमारी अर्थ भी है, मिल्की वे में हमारी अर्थ भी है। तो इसी तरह से यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं। ये देखो मैंने छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं इधर इसी के आगे। तो ये क्या है? ये आपको सामने इधर ये दिखाती है वेरियस गैलेक्सीज। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है, आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है कॉन्स्टिलेशंस। अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या होती है? ठीक। अब देखो बच्चों, कॉन्स्टिलेशंस का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूं थोड़ा सा, फिर आपको आसान हो जाएगा। कॉन्स्टिलेशंस का मतलब हुआ कि आसमान में आप देखते हो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं। अब जैसे हम बात करें सप्तऋषि की, ठीक है, सप्तऋषि, ये स्टार्स का जो एक पैटर्न होता है वो क्या होता है? ये 7 स्टार्स होते हैं, ठीक। तो इसमें ये बेसिकली एक स्पून की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जब स्पून की फॉर्मेशन बनती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। तो ये जैसे इधर फिगर्स मैंने दी हुई हैं,
तो इसी को हम बिग बेयर भी बोलते हैं। तो इन सब ये जो पैटर्न्स बनते हैं स्टार्स के, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है बच्चों, तो आओ इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं अब हम। In the night sky, the stars form various patterns and designs. A group of stars forming a particular pattern or design is called a constellation. ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई कि जब पर्टिकुलर स्टार्स अगर कोई बनाते हैं पैटर्न किसी भी शेप का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है बच्चों, चलो अब अगली डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या होता है, अब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में ये देखो, इट इंक्लूड्स द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। मतलब कि ये देखो, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? एक तो सन आएगा, और साथ ही साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं वो आएंगे, और अदर डिफरेंट सेलिशियल बॉडीज जो हैं इस सिस्टम के अंदर, वेरियस प्लैनेट्स के बीच में, आगे पीछे, और ये जो सारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। मतलब सोलर जो है वो बेसिकली हमारी सन की फैमिली, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे सन के आगे पीछे जितना भी है उसको हम क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न में बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सोलर सिस्टम। अब ये जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में देखो, एक सिंपल भाषा में इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका ये मतलब हुआ कि सोलर सिस्टम में ऑल वो चीजें आएंगी, वो सब चीजें आएंगी जो कि सन के साथ रिलेटेड होंगी। ठीक है, अब जैसे सन के साथ हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं कहीं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट हम बीच में बात करें एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स या डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स वगैरह, तो ये सब किसका हिस्सा है? हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है जियोइड की। जियोइड का क्या मतलब होता है? इट मींस अर्थ लाइक शेप। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब देखो बच्चों, जियोइड की शेप क्या हुई? अब जैसे कि आप एक बॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, ठीक है, बास्केटबॉल को आप पकड़ लो और उसको दबाने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप उसे दबाओगे वो दोनों एंड से क्या होगा? थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, लेकिन जो उसका सेंटर वाला पोर्शन होगा उसमें क्या होगा? वो बल्जेस बाहर आ जाएंगे। अब ये देखो, ये जो हमारी अर्थ की शेप है ये, ठीक है, आप इसे सोचो एक बास्केटबॉल है, एक प्रेस यहां से कर रहा है और एक प्रेस यहां से कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ये वाला एरिया है इसका, हमारी अर्थ का, ये क्या है? ये बल्जेस की तरह से, जैसे आप किसी हेल्दी इंसान को देखते हो थोड़ा सा पेट बाहर आ जाता है, तो उसी तरीके से ये भी बाहर की तरफ आ गई हुई है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो शेप है, सो दिस शेप इज कॉल्ड जियोइड। ठीक है, अर्थ की तरह जो शेप हो उसे हम क्या बोलते हैं? जियोइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है हमारी प्लैनेट्स की। अब प्लैनेट क्या होते हैं? देखो बच्चों, प्लैनेट्स क्या हुए? दीज आर द सेलेशियल बॉडीज दैट डोंट emit heat or light of their own. They revolve in fixed paths around a star called orbits. A planet spinning on its axis is called a rotation. These are much smaller in size. They don't twinkle. मतलब अब प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स ये ऐसी सेलेशियल बॉडीज हैं जो खुद से कोई हीट वगैरह या लाइट तो एमिट नहीं करते, बट वो एक पर्टिकुलर पाथ है, एक ऑर्बिट है जिसपे वो मूव कर रहे हैं सन के आगे पीछे। ठीक है बच्चों, और ये जब सन के आगे पीछे जो मूव करते हैं, वो एक पर्टिकुलर पाथ जो होता है, जिस पाथ में वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और जब ये जो प्लेनेट जो है ये स्पिन करते हैं अपने ही एक्सिस पे, मतलब पूरा जब अपने ही एक्सिस पे घूम रहे होते हैं, जैसे हम धरती को देखते हैं 24 आवर्स का डे होता है, डे टाइम होता है पूरा, ये डे और नाइट मिला के। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि मतलब
धरती जो है वो अपने में ही रोटेट कर रही है, तो वो क्या है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज, अ प्लैनेट स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। दीज आर मच स्मॉलर इन साइज। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये ट्विंकल नहीं करते, मतलब जैसे टिम 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 करके तारे करते हैं ना, ये प्लैनेट्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि इनके ये खुद तो लाइट इमिट नहीं कर रहे होते, इनके ऊपर जो लाइट पड़ती है वो भी दूसरे किसी सोर्स से पड़ रही होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वो है सन की। सन की क्या डेफिनेशन है ये पढ़ेंगे अभी हम। इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, it is the biggest member of the solar family and without its energy life cannot exist on earth। मतलब कि ये जो सन है ये हमारे यहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इसके सेंटर में है, सेंटर पॉइंट पे है। मतलब इस सन के आजू बाजू में ही, सन के इर्द गिर्द ही अगर हम बोले, ये सारे प्लैनेट्स, ये सारी चीजें मूव कर रही हैं। सो सन जो है इट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अवर सोलर सिस्टम। और ये इतना बड़ा मेंबर है हमारे सोलर फैमिली का कि भाई अगर ये ना हो और इसमें से अगर एनर्जी ना निकले, जैसे इससे लाइट हमें मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है सन से, अगर ये ना मिले तो हमारी इस धरती पे, हमारे इस प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट ही ना करे, शायद हम लोग फिर जिंदा ही नहीं होते, हम लोग कभी पैदा ही नहीं होते। अगर ये इसकी वजह से ही, सन की वजह से ही हम लोगों के यहाँ पे प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल हुई है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह ये सब चीजें हमारे सन की वजह से एग्जिस्ट कर रही हैं। समझे बच्चों? तो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सन का होना बहुत जरूरी होता है, और सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आएंगे, वो है एस्टेरॉइड्स। ठीक है बच्चों, अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अब सबसे पहले देखो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Numerous tiny bodies moving around the sun present between the orbits of Jupiter and Mars, they revolve around the sun too in their orbit। According to the scientists, asteroids are parts of a planet that may have exploded billions of years ago। मतलब देखो ये छोटी छोटी टाइनी बॉडीज है, हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ये छोटे छोटे हिस्से हैं ऐसे प्लैनेट्स के जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले एक्सप्लोड हो गए होंगे या टकरा के टूट गए होंगे, पीसेस पीसेस हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके, ये प्लैनेट्स के। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, और वो किस किस के ऑर्बिट के बीच में मूव कर रहे हैं, जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में। जो जुपिटर और मार्स का ऑर्बिट है, ठीक है बच्चों, तो उसके बीच में जैसे ये एक प्लेनेट है जुपिटर और ये है मार्स, इसके बीच में ना ये छोटी 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 इस तरीके से कई हमारे यहाँ पे ये एस्टेरॉइड्स हैं। ये देखो, ये इधर फिगर के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो ट्रैक है ये सारा एस्टेरॉइड से भरा हुआ है। सो ये चीज, अब दूसरी चीज इसमें अगर हम आ जाती है वो है मेटियोर्स एंड मेटेओराइट्स। ये क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो मेटियोर्स और मेटेओराइट्स क्या होते हैं। मेटियोर्स हो गए आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड, they are mainly leftover broken asteroids। Meteors appear as a bright streak of light due to the friction between the atmosphere and the meteors, which causes it to burn and evaporates before it reaches the surface। मतलब देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो, मेटियोर्स क्या होते हैं, ये एस्टेरॉइड्स के ही कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो उससे टूट के अलग हो जाते हैं, और वो धरती की अपनी, हमारे प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो पीसेस हैं कई बार क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और जब ये एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये ऐसे लगता है कि ये एकदम से फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं,
और ये एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। जैसे आप लोग देखो बच्चों, दिवाली पे आप लोग जैसे हवाइयां चलाते हो ना, हवाई जब आग लगाते हो वो आसमान में जाती है एकदम से नीचे से ऊपर। आप बस ये सोचो कि ये जो मेटेओराइट्स हैं, मेटेओर्स हैं, ठीक है, ये आसमान से नीचे की तरफ हमारी धरती की तरफ आ रहे हैं, सेम उसी तरह से हवाई की तरह। ठीक है, तो रॉकेट्स जिसे आप बोलते हो, जो रॉकेट्स आप चलाते हो ना दिवाली पे, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलाते हैं, आप ये सोचो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटियोर्स। और मेटेओराइट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी अब आप पढ़ लो। A meteor that is large and does not evaporate in the atmosphere strikes the surface and are known as a meteorite। मतलब कि कुछ ऐसे हिस्से होते हैं मेटेओर्स के जो पूरी तरह से नहीं जल पाते आसमान में। ठीक है, वो खत्म ही नहीं होते, उनका मास थोड़ा सा बड़ा होता है, वो थोड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब फ्रिक्शन हुई होती है एटमॉस्फेयर में, वो पूरी तरह से जले नहीं होते। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब वो पूरे जलेंगे नहीं तो वो हमारी धरती पे आ जाएंगे, हमारी जमीन पे आ जाएंगे, और हमारी जमीन पे आके गिर जाते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारी धरती पे आके गिरते हैं, जो हमारी धरती को स्ट्राइक करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेओराइट्स। ठीक है, मेटेओर्स और मेटेओराइट्स में क्या डिफरेंस हुआ, मेटेओर्स हो गए जो आसमान में ही जल गए, खत्म भी हो गए, जो हमारी धरती तक नहीं पहुंचते, हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में, हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके वो जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं आसमान में ही। लेकिन ये जो मेटेओराइट्स होते हैं ये पूरी तरह से बर्न नहीं हुए होते, और ये नीचे लास्ट तक हमारे अर्थ पे, लैंड तक पहुंच जाते हैं, और उनका कुछ पोर्शन जो है वो हमारी धरती पे, हमारे प्लेनेट पे टकरा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेओराइट्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है सैटेलाइट्स की। ठीक है, अब ये सैटेलाइट्स क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये क्या है, दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच कीप मूविंग अराउंड द प्लेनेट। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द मून विच इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखो, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि स्पेस में है, आसमान में दिखती हैं। अब आप देखो, ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जैसे हमारी धरती है, हमारी अर्थ है, अर्थ के सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो वो मून है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चंदा मामा। ठीक है, रात को आप देखते हो आसमान में हमें चंदा मामा दिखते हैं, कई बार डे टाइम में भी दिख रहे होते हैं। तो ये जो चांद है ये क्या है, मून जो है ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। और ये क्या करती है सैटेलाइट, ये जो मून है ये हमारी धरती के आगे पीछे चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा प्लेनेट है अर्थ, ठीक, ये अर्थ है हमारी, तो अब इसके ये आगे पीछे, ये इधर इधर, ये क्या करता है मून, ये यहां से इधर चक्कर लगाएगा इसके आगे पीछे। ठीक है, तो मून जो है वो क्या है, अर्थ की सैटेलाइट। क्लियर। अब देखो, ये तो नेचुरल सैटेलाइट है, ये तो पहले से ही है आसमान में, सो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो कल को अगर आपको एग्जाम में अगर आता है सवाल कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, तो उसका क्या जवाब आप लिखोगे, मून। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हुई, ये ना मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हुई, मैन मेड सैटेलाइट्स। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ एंड रिवॉल्व अराउंड इट। इसे क्या करती हैं, कई देश ऐसे हैं जो आसमान में रॉकेट्स के जरिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, और ये पूरे एटमॉस्फेयर में वहां पे घूमते रहते हैं, और वहां से हमें काफी इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये कई पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, जैसे कि ये देखो, यूज फॉर द वेरियस एप्लीकेशन सच एज रिमोट सेंसिंग, weather forecasting, transmitting signals, etc. Some of the examples are INSAT, IRS, Sputnik 1, etc. etc. अब देखो बच्चों, ये जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं ये हम कई पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है उस पर्पस के लिए, या फिर हम बोलें कि सिग्नल्स ट्रांसमिट करने, अब जैसे हम देखो मोबाइल्स वगैरह पे यूज करते हैं,
तो ये सब क्या है, ये सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है सारा। अब जैसे हम रेडियो सिग्नल्स वगैरह हैं, ये सब सैटेलाइट्स की वजह से ही ये सब चीजें ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, सिग्नल्स वगैरह काफी इस तरीके से। और कई एग्जांपल्स हैं ये मैनमेड सैटेलाइट्स की, जैसे INSAT, फिर IRS, स्पुतनिक 1 एक्सेट्रा। ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं सैटेलाइट्स की। अब देखो नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें, उसमें आप ये देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल astronomical body that orbits around a planet, a dwarf planet, or a small solar system body in the solar system. Ganymede is the largest and most massive moon of Jupiter. ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया सैटेलाइट के बारे में, ये वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि नेचुरली जो आपके प्लेनेट के आगे पीछे घूमे। ठीक है। अब जैसे अर्थ की नेचुरल कौन सी है सैटेलाइट, वो है मून। अब हम बात कर रहे थे, इधर हमने जैसे एक सैटेलाइट की बात की, गैनीमीड। ठीक है। ये जो गैनीमीड है, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। किसकी? ये बहुत बड़ा मून है, ये किसका? जुपिटर का। ठीक है। उसी तरह से टाइटन की अगर हम बात करें, ये लार्जेस्ट मून है किसका? सैटर्न का। फिर आफ्टर गैनीमीड, कैलिस्टो इज द सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। ठीक है। सबसे पहला तो देखो गैनीमीड है, जुपिटर का सबसे बड़ा मून। और गैनीमीड के बाद अगर कोई है, अगर सेकंड नंबर पे अगर आता है जुपिटर का, तो उसका क्या नाम है? कैलिस्टो। ठीक है। उसी तरह से ओब्रॉन जो है इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लेनेट यूरेनस। ठीक। उसी तरह से टिटानिया जो है, ये लार्जेस्ट ऑफ द मून किसका है? यूरेनस का है। सो ये सब क्या थी? नेचुरल सैटेलाइट्स। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की बताई, यूरेनस की बताई, जुपिटर की बताई, अर्थ की बताई, सैटर्न की बताई। इसी तरह से ये सब क्या थे? इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है बच्चों। बच्चों, अभी हमने की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो अब हम करेंगे रिगार्डिंग प्लैनेट्स। ठीक है। अब हम जानेंगे वेरियस प्लैनेट्स के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो वो अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक। सबसे पहले अगर हम किसी प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो है अर्थ, यानी कि जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं। ठीक है। हमारे प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, अर्थ जो है, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब ये जो अर्थ है हमारी, ठीक है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, मतलब टोटल जो 8 प्लैनेट्स है उसमें अगर हम साइज को कंपेयर करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट आता है हमारा साइज के हिसाब से। और अगर हम सीक्वेंस की बात करें सोलर सिस्टम में, अगर ये हमारा सन है तो ये डिफरेंट 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 ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इसके आगे पीछे जो रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें हमारे प्लैनेट का कौन सा नंबर आता है? वो है थर्ड नंबर पे, सन से ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है। अब इस प्लैनेट के बारे में अगला पॉइंट क्या है, वो ये कि इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ विद मून एज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ये जो अर्थ है, यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ सिस्टम हम देखते हैं। ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इस प्लैनेट की अगर कोई नेचुरल सैटेलाइट है तो वो क्या है? वो मून है। थर्ड पॉइंट इस अर्थ के बारे में, अर्थ appears bluish green due to the reflection of light from the landmass and water bodies. Due to tilted axis of rotation of the earth, seasonal variations are caused. अब देखो बच्चों, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, ये हमें ब्लूइश ग्रीन दिखता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो इसकी जो बॉडी है, कुछ लैंड मासेस हैं
और मैक्सिमम जो एरिया है बॉडी जो है अर्थ की वो वाटर से है, ठीक है, वाटर उसके ऊपर है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी ग्रीनिश और ब्लूइश दिखती है अगर हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखें, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस लैंड मासेस एज वेल एज वाटर बॉडीज। इस कारण की वजह से हमारी ये जो प्लेनेट अर्थ है ये ब्लूइश ग्रीन दिखता है। और ये जो प्लेनेट है ये थोड़ा सा टिल्टेड है एक्सिस से, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें हमारे प्लेनेट पे वेरियस सीजन्स दिखते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो गर्मी आती है, सर्दी आती है, समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, रेनी सीजन हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स ये किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेड एक्सिस। और साथ ही साथ अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसमें कितना पोर्शन वाटर से कवर्ड है? वो है 2/3। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके अब हम जानेंगे अदर प्लैनेट्स के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं अदर इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? सबसे पहले अब आप देखो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ऑल्सो इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। मतलब ये जो मर्क्यूरी है ये सूरज के सबसे करीब है। सबसे पहले अगर प्लैनेट्स के सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो सूरज के पास सबसे पहले नंबर के ऊपर कौन सा प्लैनेट आता है? वो है मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी यहाँ पे। तो ये सबसे नियरेस्ट है सन के, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ ये जो मर्क्यूरी प्लैनेट है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो हमारे 8 प्लैनेट्स है ना, अगर हम उसका साइज कंपेयर करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट माना जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लैनेट की तो वो है वीनस, ठीक है। अब वीनस के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई एंड इज ऑल्सो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। मतलब कि ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है अगर हम रात को आसमान में देखें, और ये सबसे ज्यादा क्लोज भी है किसके? हमारी धरती के, हमारे प्लैनेट के, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ ड्यू टू इट्स अपीयरेंस इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज एंड वेस्टर्न sky after sunset, Venus is called the morning star or evening star, although it is not a star. अब देखो ये जो वीनस है, ठीक है, ये इसकी अपेयरेंस इस तरीके से है कि ये ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज और वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट। मतलब ईस्टर्न साइड से ये बिफोर सनराइज इतना चमकता है कि हम इसे क्या बोलते हैं? वीनस इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार। या फिर शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है, जब सूर्य डूब रहा होता है, उस समय ये उस समय भी ये बहुत रिफ्लेक्ट करता है और ये बिल्कुल स्टार की तरह चमक रहा होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? साथ ही साथ इवनिंग स्टार। जबकि ये स्टार नहीं है, ये प्लेनेट है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। सो कल को अगर आपसे कोई पूछे विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, सो द करेक्ट आंसर विल बी वीनस, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्लेनेट आता है आपका मार्स, ठीक है। मार्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये इट हैज नेचुरल सैटेलाइट्स एंड इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज ऑफन referred to as red planet due to the reddish iron oxide prevalent on its surface, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये मार्स जो है ये 4th नंबर पे आता है हमारे सूरज से, ठीक है। अगर सन जो है, सन के सामने जो ये 8 प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें ये 4th नंबर पे है यहाँ पे मार्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मरकरी आया, वीनस आया, अर्थ आया, ठीक है। अर्थ के बाद अब ये 4th नंबर पे कौन सा आ रहा है? मार्स।
और इसको हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट। ठीक है, मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। बिकॉज क्यों हम इसे रेड प्लेनेट बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ये रेडिश कलर में है, रेडिश आयरन, इसमें काफी ज्यादा ऑक्साइड जो है वो पाया जाता है इस प्लेनेट के ऊपर, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेडिश कलर दिखता है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है जुपिटर, जुपिटर प्लेनेट। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये जो जुपिटर है ना प्लेनेट हमारा, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा साइज है इसका जुपिटर का। ठीक है, द बिग रेड स्पॉट इज is a gigantic storm that has been swirling for many years. According to scientists, Jupiter has 79 moons. ठीक है, अब ये देखो, ये जो बिग रेड स्पॉट जो इसके ऊपर हम देखते हैं, वो इधर कहते हैं कि इस प्लेनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान है, वो वहां पे कई सालों से चल रहा है। ठीक है, जो आज तक नहीं थमा हुआ, जिसकी वजह से ये रेड स्पॉट भी इस पे दिखता है। और साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की है, वो कहते हैं जुपिटर की पता है कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, 79। एट प्रेजेंट अगर अब हम बात करें, अभी 79 इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स है, जिसमें से हमने 53 जो सैटेलाइट्स हैं उसका हमने नाम रख दिया हुआ है। ठीक है, हमने जो 53 सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में हमने बताया है कि उसका ये नाम है। लेकिन अभी जो 26 सैटेलाइट्स हैं, अभी उनके ऑफिशियल नेम्स देने बाकी हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट आता है वो है सैटर्न। सैटर्न के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब ये देखो, सैटर्न जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, वो कौन सा था, जुपिटर। और सबसे छोटा वो थी मरकरी प्लेनेट। ठीक है, अब लेकिन सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का, वो कौन सा है, सैटर्न। इट इज अ यूनिक प्लेनेट एंड इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स। इट हैज मैनी मून्स। अब ये जो सैटर्न प्लेनेट है, इसके आप कभी देखोगे ना इसकी पिक्चर्स, जैसे मैंने ये पिक्चर इसकी लगाई हुई है यहाँ पे, आप ये देखो इसके आगे पीछे कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिंग्स है। और ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ना देखने में कि एज इफ की मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है इस प्लेनेट का। तो ये चीज है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये बहुत ही यूनिक प्लेनेट है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स पाई जाती है और इसके कई ढेर सारे सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी कि ढेर सारे इसके मून्स हैं। अभी तक हमने इतने गिने भी नहीं है जितने इसके मून्स हैं। ठीक है, पूरे हम गिन भी नहीं सके अभी तक। तो अब नेक्स्ट जो प्लेनेट आता है वो है हमारा यूरेनस। ठीक है, अब यूरेनस प्लेनेट की क्या खासियत है, वो क्या है कि इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये जो प्लेनेट है इसकी जो रोटेशन होती है ये कौन सी डायरेक्शन में होती है, वेस्ट टू ईस्ट। और इट इज मेड अप ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया फ्लूइड्स। ठीक है बच्चों, अब कोई आपसे पूछे कि यूरेनस प्लेनेट जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना है वाटर, मीथेन और एमोनिया फ्लूइड से। ये अभी तक हमने स्टडी की हुई है इसके बारे में। ठीक है, साइंटिस्ट ने। अब नेक्स्ट जो प्लेनेट आपका आता है वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो है उसके बारे में देखो, इट इज द एर्थ एंड द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। मतलब ये प्लेनेट जो है ये 8th नंबर पे है और सबसे ज्यादा दूरी पे हमारे सोलर सिस्टम में ये एग्जिस्ट करता है। 80% of the planet is made up of hot, dense fluid of icy materials, that is water, methane and ammonia. It is the only planet that is not visible to the naked eye. मतलब कि यही एक ऐसा प्लेनेट है जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बाकी वाले प्लेनेट्स में फिर भी अगर क्लियर आसमान हो ना और बिल्कुल साफ सुथरा आसमान हो, फिर भी हम बाकी प्लैनेट्स को देख सकते हैं। लेकिन यही एक प्लेनेट है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते एकदम से। और इसका जो ऑर्बिट पे ये जो घूमता है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट 165 ईयर ऑर्बिट
in 2011 since its discovery in 1846. इस प्लैनेट की डिस्कवरी कब हुई थी? इन द ईयर 1846। और इसका फर्स्ट रेवोल्यूशन जो था वो कब कंप्लीट हुआ? 165 इयर्स लगे इसे, और वो कब हुआ? 2011 में। ठीक है, इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में, जब से इसको हमने डिस्कवर किया था। हमने इसको कब डिस्कवर किया? इन द ईयर 1846। अब जरा कुछ थोड़ी एक आधी और एक्स्ट्रा डेफिनेशन के बारे में जरा जान लो। वो क्या है? कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? बेसिकली अब हम कॉमेट्स के बारे में जानेंगे। These are the celestial bodies revolving around the sun in long elliptical orbits. ठीक है, ये ऐसी सेलिशियल बॉडीज है जो कि रिवॉल्व करती हैं किसके आगे पीछे? सन के, बट इन अ लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, और यूजली ये जो कॉमेट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेस. इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग टेल दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. मतलब कि ये देखो, ये जैसे मैंने पिक्चर बताई है ना, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये कॉमेट है, ठीक है, ये हेलिस कॉमेट है. अब जब ये मूव करता है, इसके पीछे ये इसकी टेल बन रही है, ये वाली. ठीक है बच्चों, तो ये जब भी बनेगी, ये कब किस डायरेक्शन में बनती है? इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन. सन से दूरी पे ये बनती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे हेलिस कॉमेट के बारे में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमेट है, इसके बारे में कई बार आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है. हेलिस कॉमेट के बारे में देखो, हमेशा याद रखना, is believed to have originated from the Kuiper belt, named after the English astronomer Edmund Halley. ठीक है, इसका जो नाम रखा हमने, हेलिस कॉमेट हम बोलते हैं इसको, हमने किसका नाम दिया? एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर होते थे, तो उनके नाम पे हमने इसको हेलिस कॉमेट बोला है. और वो एस्ट्रोनॉमर, इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर का क्या नाम था? एडमंड हैली. अब ये देखो, ये जो हेलिस कॉमेट है, इट इज अ पीरियोडिक कॉमेट दैट रिटर्न्स टू द अर्थ एवरी 75 ईयर्स. मतलब इसको धरती के पास आप कब देख सकते हो? हर 75 ईयर्स के बाद ये धरती के पास से गुजरता है. ठीक है, मतलब एक बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार ये चीज देख सकता है. ठीक है, सो दिस कॉमेट इज प्रोजेक्टेड टू रिटर्न इन 2061 में. अब ये प्लेनेट, अब ये हमें कब दिखेगा दोबारा? ये हेलिस कॉमेट इन द ईयर 2061. इट एक्सपेल्स jets of sublimating gases from its surface as this comet approaches the sun. Halley's comet is relatively small despite the vast comma. ठीक है बच्चों, अब ये जो है हेलिस कॉमेट, इसके बारे में हमेशा याद रखना, ये 75 ईयर्स में एक बार हमारी धरती के पास से गुजरता है, और हम अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार इसे देख सकते हैं. कि अगर हमारी लाइफ स्पैन अगर 75 ईयर्स से अबव होगा, तभी हम इसको देख सकेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये चीज. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं इस चैप्टर में, ऐसी कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बातें थी जो हमने इस चैप्टर में जानी, इस चैप्टर में हमें पढ़नी है. ठीक है, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में. अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट. हाउएवर, इन अ मीटिंग of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003, UB313, discovered in recent past, may be called dwarf planets. देखो, ईयर 2006 में क्या हुआ कि भाई जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, ठीक है, यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने क्या डिसीजन लिया? इन्होंने बोला कि भाई हम अभी तक मानते थे कि 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स. ठीक है, लेकिन अब ये 9 प्लैनेट्स नहीं हम बोलेंगे, अब इसकी जगह हम टोटल मानेंगे 8 प्लैनेट्स. ठीक है बच्चों, क्योंकि अब इस 2006 में क्या किया, इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये जो प्लूटो था, इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया और बोला कि नहीं,
it will be considered as a dwarf planet. It won't be considered as a planet. इसको हम planet नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? dwarf planet. ठीक है, हम इसे किसकी कैटेगरी में रखेंगे? dwarf planet. तो अभी एट प्रेजेंट हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें जानने की जरूरत है वो अब हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. अब ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं हैज रिंग्स अराउंड देम. These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of a powerful telescopes. मतलब कि ये देखो, ये जो मैंने प्लैनेट्स के भी नाम लिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये तीनों प्लैनेट्स के अराउंड अगर हम देखेंगे उनके आगे पीछे रिंग्स हैं. ठीक है, और ये जो रिंग्स हैं दीज आर बेसिकली क्या हैं? दीज आर द बेल्ट्स ऑफ डेब्रिस. ठीक है बच्चों, और ये जो रिंग्स हैं ये अगर हम देखना चाहें तो एक पावरफुल टेलीस्कोप अगर हम ले लें उसकी मदद से हम ये सारी रिंग्स जो हैं इन प्लैनेट्स के आगे पीछे वो हम देख सकते हैं. अब नेक्स्ट जो है हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने जानने की जरूरत है वो क्या? ये सॉल. सॉल जो है रोमन मैथोलॉजी में ये किस चीज को बोला जाता है? अगर हम रोमन टर्म्स की बात करते हैं, रोमन मिथोलॉजी की बात करते हैं, ये जो टर्म है सॉल, इसका मतलब होता है सन गॉड. ठीक है, मतलब सूरज भगवान. ठीक है, अब ये जो सोलर है, सोलर मींस रिलेटेड टू द सन. सो हमेशा एक चीज याद रखना, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. देखो बच्चों, अभी पीछे अभी हमने जब इंटरेस्ट वो जो डेफिनेशंस की थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस टॉपिक, ठीक है, उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझाया था. सोलर सिस्टम क्या होता है? वही फैमिली ऑफ द सन, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम. अब देखो, सोल जो टर्म है वो रोमन मैथोलॉजी के मुताबिक क्या मानी जाती है? सन गॉड. और जो सोलर है वो किससे रिलेट की गई है टर्म? वो की गई है सन से रिलेट. तो इसीलिए अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? फैमिली ऑफ द सन. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो हमें जानने की जरूरत है, वो है रिगार्डिंग द टर्म ज्योग्राफी. ठीक है, अब ये जो टर्म ज्योग्राफी है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? इट्स अ ग्रीक टर्म बेसिकली, और ये रिलेट करती है किसको? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. मतलब कि ये जो ज्योग्राफी टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से बनी है. एक सबसे पहले जी, जी का मतलब क्या होता है? अर्थ. और ग्राफिया मींस राइटिंग. ठीक है, तो ये चीज अब आपने हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी जो टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से बनी है. एक कौन सा है? जी, और दूसरा ग्राफिया. तो जी का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? राइटिंग. इसी तरीके से हम सिमिलरली अगर हम बात करें तो जियो, ठीक है, जियो जी. ठीक है, अब जी जियोलॉजी इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ अर्थ. अब जियोमेट्री अगर हम इसकी बात करें इसका मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें जियोल्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जियोइड का क्या मतलब हुआ? रिजेंबलिंग द शेप्स और फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. ठीक है बच्चों, ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई ज्योग्राफी के रिलेटेड. जैसे ये टर्म मैंने आपको बताई, जियोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ. जियोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. और जियोड का मतलब क्या हुआ? रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की शेप के सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स वगैरह. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे तो वो हम जानेंगे किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में. ठीक है, अब ये देखो, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. मतलब वो लोग जो ये प्लैनेट्स वगैरह या सोलर सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट सेलेशियल बॉडीज है उनकी मूवमेंट्स वगैरह को जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स.
मतलब ऐसे लोग जो ये आसमान में ये जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज है, इनकी मूवमेंट वगैरह या इनके बारे में जो स्टडी करे, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। हमेशा याद रखना, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमर्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे आर्यभट्टा की। ठीक है, आर्यभट्टा जो थे, ही वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. अब ये जो आर्यभट्टा थे, ये पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम के इंडिया के माने हुए एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था ये जो मून है, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये क्यों शाइन करते हैं? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ठीक है, किसकी लाइट को? सनलाइट को। तो दैट इज द रीजन फॉर देयर शाइनिंग। ठीक है, दैट इज वाई दे शाइन। और साथ में आज के टाइम में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो सब के सब बिजी हैं पूरे ये यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में, स्टडी करने में, कि डिफरेंट डिफरेंट शायद कोई नई हमें लाइफ प्लेनेट मिल जाए, कोई ऐसा प्लेनेट मिल जाए जहां पे हमें नई लाइफ की प्रेजेंस हमें दिखे। इस तरीके से कई चीजें हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमने स्टडी करना है वो है लाइट के बारे में। ठीक है, अब लाइट के बारे में हमने क्या जानना है? अब ये जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो लाइट होती है ये कितनी स्पीड में ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो कितने किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर ये ट्रेवल कर जाती है। लेकिन फिर भी, येट इवन विद दिस स्पीड, द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। मतलब कि भाई देखो, ये जो लाइट है ये माना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल करती है, लेकिन सूरज से, फ्रॉम द सन से जो लाइट निकलती है, उसे धरती पे यानी हमारी अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स लगते हैं। सोचो अब कि 3 लाख किलोमीटर अगर पर सेकंड चलती है तो इसे अप्रोक्सीमेट 8 मिनट्स लगते हैं वहां से यहां तक पहुंचने में। तो कितना ज्यादा डिस्टेंस है हमारे प्लेनेट के बीच में और सूरज के बीच में, समझे बच्चों? और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है जो हमने जानना है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये कौन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन जिसने स्टेप रखा था किस पे? मून पे। सबसे पहले चांद के ऊपर कदम रखने वाले इंसान का क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने कौन सी डेट को रखा था? 20 जुलाई 1969 में। ठीक है, कल को आपसे कोई पूछे कि कैन यू नेम द पर्सन हु हैज can you name the first man who has stepped on the surface of the moon? तो इसका आप क्या जवाब देंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है वो क्या? सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, अब वो क्या पॉइंट हमने याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट है, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अब ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये देखो प्लैनेट के, मैंने आपको बताया ये प्लैनेट्स के आगे पीछे रिवॉल्व करती हैं, मूव करती हैं। अब ये जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है वो क्या है? मून। ठीक है, तो ये इस धरती के आगे पीछे मूव करेगी। अब सपोज करो अगर ये सन है, अब ये जो हमारी धरती है, अर्थ जो है, ये इस तरीके से सूरज के आगे पीछे मूव करेगी। ठीक है, जैसे ये सूरज के आगे पीछे हमारी प्लेनेट मूव करती है, तो ये जो मून है, सैटेलाइट जो है, ये भी सिमिलर वे में हमारे प्लेनेट के आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट जो आपका आता है, अब वो ये है, अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया था इंटरेस्टिंग वो डेफिनेशंस के बीच में, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सैटेलाइट्स के बारे में, मैन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है, it is designed by the scientists to gather information about the universe for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellites in space are
इनसैट, आईआरएस, ईडीयू सैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये मैनमेड सैटेलाइट्स जो होती हैं, इसे हम आसमान में जब ले जाते हैं स्पेस में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम इन्हें वहां पे छोड़ देते हैं और ये वहां पे मूव करती हैं हमारे प्लेनेट के आगे पीछे। और इससे हमें क्या मिलता है, इसे हम किसके थ्रू लेके जाते हैं, रॉकेट के थ्रू। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी सैटेलाइट्स की, वो क्या है, इनसैट, आईआरएस और एजुसैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे वो क्वेश्चंस और आंसर्स जो हमारी बुक में दिए गए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 5 पे हमारी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से दिए गए हुए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको इधर दे दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 5 पे बुक के आपके दिए गए हुए हैं। तो वो इस तरह से है। सबसे पहले अगर अब क्वेश्चन है, अगर वहां पे वो क्या है, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। तो इसका क्या जवाब है, राकेश शर्मा इज एन इंडियन हु लैंडेड ऑन द मून। तो कल को अगर आपको सवाल आ जाता है कि फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून, तो इसका क्या जवाब है, राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा वाज द पर्सन जिसने लैंड किया था किधर, मून पे। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया हुआ है बुक में वो इस तरह से है, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। और इसका क्या जवाब है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। अभी तक देखो हमने जितना पीछे पढ़ा उन सब के बेसिस के ऊपर अब ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चंस हमें दिए हैं, अब इनके आंसर्स जो हैं हमें इस तरह से देने हैं। अब ये सवाल था जैसे, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो इसका क्या जवाब है, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए ग्रो और सर्वाइव करने के लिए। तो इसका जवाब है कि उन्हें सोलर एनर्जी, साथ में एयर और वाटर, ये तीनों मेन चीजें हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। अब नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में ये सवाल आपको दिए गए हुए हैं और इनका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे अपने वहां पे। ठीक है, सबसे पहले है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, मतलब प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने इनका डिफरेंशिएट करना है। एक साइड पे आप स्टार्स लिखो और दूसरी साइड पे आप प्लैनेट्स लिखो। ठीक है बच्चों, तो अब इनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, वो इस तरह से, स्टार्स एमिट अ लार्ज अमाउंट, एक सेकंड कलर इसका चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, स्टार्स एमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। वेयर एज ये जो प्लैनेट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव heat and light of their own, they only reflect the light of the sun। मतलब ये जो planets हैं इनकी खुद की हीट और लाइट तो होती नहीं है, बट ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी लाइट को, सन की। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, दे आर बिग हेवनली बॉडीज। ठीक है, वेयर एज ये जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आर कॉल्ड wanderers because they revolve around the sun in their fixed orbits। ठीक है, मतलब ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वॉन्डरर्स। ठीक है, बिकॉज ये क्यों इन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि ये जब देखो घूम फिर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वॉन्डरर्स क्या वो बंजारे, ठीक है, जो अपने मस्ती में घूम रहे हैं, ये किसके पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं, सन के। ठीक है बच्चों, और वो भी एक फिक्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अब स्टार्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, देयर आर मैनी स्टार्स विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आईज। ठीक,
बट प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, प्लैनेट्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप्स। ठीक है, हम इन्हें नेकेड आई से भी देख सकते हैं एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ऑल्सो। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में क्या दिया गया हुआ है, वो इस तरह से दिया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का क्या मतलब है, अब इसका क्या जवाब है, वो इस तरह से, द सन, द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स together with other minor bodies make up the solar system. The sun is at the center of the solar system. The planets revolve around the sun in their fixed orbits. The satellites revolve around the planets. अब ये देखो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में सन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, सोलर सिस्टम को जैसे मैंने पीछे आपको बताया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, इट इज द फैमिली ऑफ द सन। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है, सन भी आएगा, प्लैनेट्स भी आएंगे, सैटेलाइट्स भी आएंगे, और वो माइनर बॉडीज जो पूरे सोलर सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो सन है, सन क्या है, सेंटर है, इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वेयर एज ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये सैटेलाइट्स किसके आगे पीछे रिवॉल्व करती हैं बच्चों, ये प्लैनेट्स के। ये मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपने यही इसका जवाब लिखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आता है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, अब इसका जवाब क्या है, द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, सीक्वेंस में हम लिखेंगे, नंबर वन पे कौन सा है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे पास कौन हुआ, मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर लास्ट में नेपच्यून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है बुक में कि वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब बच्चों, अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं, अब इसका जवाब क्या है, अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इसके 3 पॉइंट्स हैं मेजर। सबसे पहला देखो, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ। इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब कि ऐसी कंडीशंस हमें अर्थ पे मिलती हैं, इस प्लेनेट पे मिलती हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जो कि ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। साथ ही साथ अर्थ हैज सरफेस वाटर विच इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल, मतलब हमारी धरती के ऊपर यहाँ पे पानी है सरफेस के ऊपर, जो कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पानी ना हो तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, है ना बच्चों। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट हैज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, मतलब कि ये जो हमारा प्लेनेट है ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन है इस प्लेनेट के ऊपर, और साथ ही साथ एक ओजोन लेयर है जो कि हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाती भी है। समझे बच्चों, सो डेट इज वाई हम अर्थ को क्या बोलते हैं, यूनिक प्लेनेट। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरह से है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। तो अब इसका जवाब क्या है, इसका आंसर है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस to compete to complete both the movements. The moon takes the same time. This is the reason why we see only one side of the moon. अब देखो बच्चों, ये क्या है कि मतलब लाइक जो मून है, ठीक है, आपको मैंने बताया ये क्या है, ये सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब ये अपने एक्सेस पे भी जो रोटेट करता है, और साथ ही साथ हमारी अर्थ के आगे पीछे भी ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये सेम टाइम लेता है, मतलब इसका रोटेशन का और ये रेवोल्यूशन का सेम टाइम होता है, डेट इज 27 days। तो उस कारण की वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड मून की दिखती है, दूसरी साइड नहीं देख सकते हम। समझे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है जो बुक में दिया गया है, व्हाट इज द यूनिवर्स।
और इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है द यूनिवर्स इज द होल बॉडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, satellites and gases. It is endless. Stars are huge bodies of glowing gases. For example, sun. Planets and satellites do not have heat and light of their own. They are lit by the light of the stars. और ये सारी चीजें जब एक साथ होती हैं, मतलब यूनिवर्स में जब हम इन सारी चीजों को एक साथ ले लें, स्टार्स को भी ले लें, प्लैनेट्स को भी ले लें, प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स को भी ले लें, गैसेस भी ले लें, एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स जो भी हैं, ये सारी चीजें अगर हम ले लेते हैं एक साथ, तो ये क्या फॉर्मेशन होती है? ये एक यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 बुक में जो दिया गया हुआ है वो है टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है। अब ये देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अब सबसे पहला जो आपका सवाल आया है वो क्या है? द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज, कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ की ट्विन भी बोलते हैं? वो है वीनस। ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज वीनस। सो अर्थ की अगर हम ट्विन सिस्टर की अगर हम बात करें, अर्थ की ट्विन कौन सी है, जुड़वा प्लेनेट कौन सा है अर्थ की तरह, तो वो कौन सा है? वीनस। सो वीनस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल दिया गया हुआ है बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो क्या है? विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? तो इसका क्या जवाब है? थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट की अगर हम बात करें तो वो है अर्थ। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा? अर्थ। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, कौन से पाथ में? सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या एलिप्टिकल पाथ? तो इसका जवाब है एलिप्टिकल पाथ। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल पाथ। सो ये हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इस तरह से है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू दी, अब ये जो पोल स्टार है ये कौन सी साइड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? बताओ, साउथ करता है, नॉर्थ करता है या ईस्ट करता है? ये करता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन। सो नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो आपको लास्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपकी बुक में, वो इस तरह से है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, अब ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये किसके किसके ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं? बताओ। ये पाए जाते हैं सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, द अर्थ एंड द मार्स, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। सो asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter। ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया हुआ है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहला अगर आपको सवाल दिया गया हुआ फिल इन द ब्लैंक में, वो पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड एज डैश। तो इसमें क्या आएगा? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है। फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स को? गैलेक्सी। ठीक है। GALAXY, गैलेक्सी। अब नेक्स्ट, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलिशियल बॉडी टू अवर अर्थ। अब हमारी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सेलिशियल बॉडी कौन सी है? और वो कौन सी है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून। अब नेक्स्ट जो है आपका डी फिल इन द ब्लैंक जो दिया गया हुआ है, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू दी सन। अब सीक्वेंस में अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है जो सन से थर्ड नंबर पे आता है दूरी में? वो है हमारा अपना प्लेनेट अर्थ। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो आपका है लास्ट फिल इन द ब्लैंक, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। अब वो क्या मैंने आपको बताया है हमेशा, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है। हीट एंड लाइट।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैंने थोड़े से और इसमें एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं, वो इस तरह से हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि ये सवाल है कि व्हाट इज आकाश गंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आकाश गंगा क्या है? द मिल्की वे इज नोन एज द आकाश गंगा इन इंडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट इज उर्सा मेजर। तो इसका जवाब है सप्तऋषि इज कॉल्ड उर्सा मेजर इन लैटिन। लैटिन भाषा में उर्सा मेजर जो है उसको दूसरा ये किस नाम से जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं सप्तऋषि। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बिग बियर। सो इसका करेक्ट आंसर है सप्तऋषि को ही हम बिग बियर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, सप्तऋषि इज कॉल्ड बिग बियर इन इंग्लिश और सप्तऋषि इज कॉल्ड उर्सा मेजर इन लैटिन। ठीक है, उर्सा मेजर हम इसे लैटिन भाषा में बोलते हैं और बिग बियर इसे हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन विल यू सी मोर स्टार्स एट नाइट। अब इसका जवाब है वी कैन सी मोर स्टार्स ऑन अ न्यू मून नाइट। ठीक है, और वो कौन सी नाइट होती है, अमावस्या की। ठीक है, व्हाट आर मेटेओराइट। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट आर मेटेओराइट्स। ठीक है, इसका जवाब है द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड meteorites. A meteor that is large and does not evaporate in the atmosphere strikes and the surface and are known as meteorites. meteorite क्या हुआ बच्चों, जैसे मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन में बताया था, meteorites वो हुए, वो स्मॉल टाइनी बॉडीज जो कई बार जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं तो वो बर्न अप हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं। बट समटाइम्स कुछ कुछ ऐसी सेल्शियल बॉडीज का मास थोड़ा बड़ा होता है, वो पूरी तरीके से वेपोरेट नहीं हो पाती, फ्रिक्शन की वजह से पूरी जल नहीं पाती, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो क्या होता है, वो हमारे अर्थ के लैंड के ऊपर आके टकरा जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेओराइट्स। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं कि व्हाट इज मिल्की वे। ठीक है, अब मिल्की वे क्या होता है, मिल्की वे का आंसर है ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट अ वाइट ग्लोइंग पाथ इज विजिबल अक्रॉस द स्काई, दिस पाथ और बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। आप देखो बच्चों, कभी भी आप आसमान क्लियर होगा ना, कभी आप छत के ऊपर जाके देखना ध्यान से, एक जगह पे आप देखोगे ढेर सारे स्टार्स और इस तरीके से आपको दिखेगा, पूरा व्हाइट सा भी और थोड़ा सा ऐसे एक साथ डेंस थोड़ा सा स्टार्स का। तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है। अब अगला आपका सवाल आता है कि व्हाट इज सप्तऋषि। तो इसका क्या जवाब है, इन द नाइट स्काई द स्टार्स फ्रॉम वेरियस द स्टार्स फॉर्म from various patterns and designs. A group of stars forming a particular pattern or design is called a constellation. Saptarishi. Saptarishi is one such constellation. Sapt means seven and Rishi means sages. अब ये देखो बच्चों, ये जो इस फिगर में मैंने आपको बताया हुआ है, आप ये देखो स्पून की तरह, चमचे की तरह। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हो रही है, ये जो स्टार्स की फॉर्मेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि। ठीक है बच्चों, इसे हम उर्सा मेजर भी बोलते हैं, हम इसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था बिग बियर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड एज सप्त ऋषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नॉर्थ स्टार। ठीक है बच्चों, अब नॉर्थ स्टार के बारे में अब हम जानेंगे कि व्हाट इज नॉर्थ स्टार। In ancient times, people watched stars to determine the direction. The direction north is indicated by the North Star because it is seen directly above the North Pole. It always remains in the same position in the sky. अब ये देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया ये सप्तऋषि के बारे में, सप्तऋषि का ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप सीधे डायरेक्टली ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक स्टार होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार। और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, ये कभी मूव नहीं करता अपनी जगह से, तो इसी डायरेक्शन को हम सीधे क्या बोलते हैं, इट्स अ नॉर्थ स्टार। और कई बार पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों के पास तो कोई जीपीएस वगैरह ट्रैकर्स तो होते नहीं थे कि वो अपना रास्ता देख सके, तो वो इसी को
एक डायरेक्शन के रूप में देखते थे कि नॉर्थ स्टार को फॉलो करते हुए वो लोग डायरेक्शंस अपनी बना लेते थे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार। अब आगे मैंने थोड़े से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अब जैसे कि ये है, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम, ठीक है, ग्रीक वर्ड, द आंसर इज ग्रीक। एक्सक्यूज मी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ स्टार है, प्लैनेट है या सोलर सिस्टम है? इसका करेक्ट आंसर है इट इज अ प्लैनेट। ठीक है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द फुल मून नाइट? एंड द करेक्ट आंसर इज पूर्णिमा। ठीक है। इसी तरह से एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर अमावस्या? अमावस्या के लिए कौन सी टर्म यूज की गई है? दैट इज न्यू मून। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया ये सारा। तो अब नेक्स्ट जो फिफ्थ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, द सेलेशियल बॉडीज आर मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स? तो इसका जवाब है गैसेस। अब नेक्स्ट जो आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव देयर ओन हीट एंड लाइट? अर्थ की होती है, स्टार की होती है, सैटर्न की होती है, एस्टेरॉइड्स की होती है? ऑब्वियसली अपनी हीट एंड लाइट किसकी होगी? स्टार्स की। ठीक है बच्चों, सो द करेक्ट आंसर इज स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार? नेपच्यून, सैटर्न, सन या मून? बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है सन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स? सो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट आपका है नाइन्थ जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स इंक्लूडिंग सन? सो इसका करेक्ट आंसर है प्लैनेट्स। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर प्रेजेंट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं? इसका करेक्ट आंसर है 8। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? सो इसका करेक्ट आंसर है 150 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द पाथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑर्बिट। वो पाथ जिसपे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूरज के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है? आंसर है मर्क्यूरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन? अर्थ की ट्विन सिस्टर किसे बोला जाता है? अर्थ की ट्विन किसे बोला जाता है? आंसर है वीनस। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? तो इसका आंसर है मून। अर्थ की कौन सी सैटेलाइट है अपनी नेचुरल? तो वो आंसर क्या है? मून। अब नेक्स्ट आपका सवाल आता है, हाउ मेनी डेज डज द मून टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? एंड द करेक्ट आंसर इज 27 डेज। मैंने भी आपको बताया था मून को कितना टाइम लगता है अपना रोटेशन वगैरह ये कंप्लीट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 27 डेज। ठीक है। 17th क्वेश्चन आपका है, which one of the following term is used for the tiny celestial bodies that move around the sun? जो छोटी छोटी सेलिशियल बॉडीज हैं जो सन के आसपास जो घूमती रहती हैं एक पर्टिकुलर ट्रैक में, ठीक है, ऑर्बिट में, वो उन्हें हमने किस नाम से जाना है? उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है। अब ये जो एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? अर्थ और वीनस के बीच में, वीनस और मरकरी के बीच में, मार्स और जुपिटर की, या जुपिटर और सैटर्न के बीच में? करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज ऑल्सो नोन एज? ये जो क्लस्टर है बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
गैलेक्सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैलेक्सी? आकाश गंगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या एस्टेरॉइड्स? सो इसका करेक्ट आंसर है आकाश गंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which one of the following is made up of millions of galaxies? So, which one of the following is made up of millions of galaxies? World, solar system, planets या universe? बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, अब यूनिवर्स ही होगा जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगी। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल आता है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिलेशन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिलेशन? पोल स्टार, उर्सा मेजर, बिग बियर, मून या फोबोस? तो इसका करेक्ट आंसर है उर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है बच्चों, इसी को हम दूसरा क्या बोलते हैं? और सप्त ऋषि। ठीक है बच्चों, ये चीज। सो यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ज्योग्राफी का क्लास 6 का, ये कंप्लीट होता है। सो बच्चों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ये सारे, तो आपको मैंने इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया होगा टेलीग्राम ऐप का। आप वहां से ये इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी मैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस वगैरह अपलोड करने जा रहा हूं इस चैनल के ऊपर, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय।